नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और सोने चांदी में फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कच्ची तेल की कीमतों में भी दबाव है, लेकिन एग्री कमोडिटीज में सिलेक्टिव बाइंग आज के सेशन में बनी हुई है। क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इस पर करेंगे बातचीत। प्रतिफिन मार्केट डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और मेरे एसेट शेयर खान के राकेश खन्ना हमारे साथ मौजूद है। शुरुआत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के साथ कर लेते हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। बताइए मनोज जी, पहले तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। नमस्कार दीपाली जी। हमारा मानना है कि यहाँ पे आज मेजर ब्रेकडाउन जो है मार्केट देखने को मिला, स्पेशली सिल्वर में। और जो एक सपोर्ट लेवल था सोने के लिए $4,880, वो यहाँ पे दिन के सेशन में गोल्ड जो है वो तोड़ता हुआ नजर आया है। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे सेंटिमेंट थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आया। हमारा मानना है कि अब सोने की कीमतें 1,50,000 भारतीय बाजारों में और इंटरनेशनल मार्केट में $4,770 के जो स्तर है उनको टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए व्यू थोड़ा सा जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता हुआ नजर आया है। रणनीति की अगर बात करें तो गोल्ड मिनी की जो 1,52,000 की पुट ऑप्शन है फरवरी मंथ की, वो 3,400 के स्तर पर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 2,950 का रखना है और टारगेट यहाँ पे 4,200 के रहेंगे। वहीं एग्री में कैस्टर सीड मार्च वायदा में हमने देखा है कि जो सपोर्ट्स लेवल है 6,340 6,350 उसके आसपास यहाँ पे कमोडिटी पहुंचती हुई नजर आई है। तो कैस्टर सीड के मार्च वायदा में 6,340 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 6,280 का रखना है और टारगेट 6,450 के रहेगा। ओके, तो ये आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मिली हैं कैस्टर पर, गोल्ड पर। अंकित, आपके ट्रेडिंग व्यू क्या होगा? राकेश, माफ कीजिए, राकेश आपका ट्रेडिंग व्यू क्या है? मैडम, पहले तो नमस्ते सभी दर्शकों को। गोल्ड सिल्वर में हमारा भी व्यू नेगेटिव है। ओवरऑल सेलिंग प्रेशर देखा जा रहा है। लास्ट टाइम भी कहा था कि वीक लग रहा है और यहाँ से अभी $5,000 के नीचे गोल्ड सस्टेन हो चुका है। अभी नियर बाय अपने $4,900 का सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो इवनिंग में अच्छा खासा डाउन साइड 4,800 और 4,750 का टारगेट दिख रहा है। हर बाउंस पे बाय करना चाहिए। ऊपर में $5,000 का रेजिस्टेंस है। इंडियन रुपी टर्म में अगर मैं बात करूं तो 153 के नीचे सस्टेन हो चुका है वो। तो अगर ऊपर में बाउंस भी आता है तो इसका स्टॉप लॉस है 153,270 का, यहाँ से बेचना ही चाहिए। और नीचे में 149,000 जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो ब्रेक करता है तो 150, 600 और 145 लेवल का टारगेट देख सकते हैं। सिल्वर में भी ओवरऑल सेलिंग ही लग रही है। दूसरा मैं जानना चाहूंगा नेचुरल गैस के लिए। नेचुरल गैस में एक अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्सल देखा गया है, जहां इंपॉर्टेंट सपोर्ट 272 ब्रेक किया है और मार्केट में एक पुल बैक देखा है। तो अगर ऊपर आता है तो 285 और 290 पे सेल कर सकते हैं। ऊपर में 297 का स्टॉप लॉस है और नीचे में 280 और 272 का टारगेट देखा जा सकता है। ओवरऑल पूरा बेस मेटल में भी ट्रेंड वीक ही लग रहा है। ओके, तो ये आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं। अच्छा मनोज जी, सिल्वर पर आपका व्यू क्या है? यहाँ से और कितना डाउन साइड आप देख रहे हैं, क्या रेंज देख रहे हैं, क्या सजेशन ब्रॉडर और नियर टर्म पर्सपेक्टिव से? हमारा मानना है दीपाली जी कि अभी यहाँ पे ये वीक चाइनीज मार्केट बंद है, तो उसके चलते प्रेशर जो है वो भारतीय बाजारों में और कॉमेक्स में बना रह सकता है। जो रिसेंट जो लो बनाए थे मार्केट ने $63.90 के कॉमेक्स में और भारतीय बाजारों में लगभग 2,25,000 के, तो हमारा मानना है कि वो जो सपोर्ट्स लेवल है वो रीटेस्ट कर सकता है मार्केट ये वीक में। तो अभी वर्तमान स्तरों से भी और यहाँ पे 8 से 10,000 की जो गिरावट है वो भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है। तो बाइंग से अभी दूरी रखना चाहिए। हमारा मानना है कि ये वीक जो है मार्केट में प्रेशर बना रह सकता है। ओके, तो प्रेशर यहाँ पर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छा राकेश, ये एनर्जी पैक में नेशनल गैस पर क्या व्यू है? यहाँ पर लगातार करेक्शन हमने देखी, आज थोड़ा सा रिबाउंड है, बट क्या अभी भी सेटअप वीक ही लग रहा है और क्या व्यू है प्राइस वाइज? नेचुरल गैस में मैम ओवरऑल देखा जाए तो एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, जिसमें 272 लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मार्केट ने वो ब्रीच कर दिया और ये एक पुल बैक रैली है। ओवरऑल इसमें ट्रेंड बेरिश है। ऊपर में अगर ये बाउंस देता है 285 पे अभी सीएमपी चल रहा है करंट प्राइस, और 290 तक बाउंस मिलता है तो इसे सेल ही करना चाहिए। जब तक प्राइस 300 के नीचे सस्टेन करता है तो ओवरऑल बेरिश ही लग रहा है। वहां से 280 और 272 का टारगेट फिर से नीचे देखा जा सकता है। ओके, अच्छा बेस मेटल्स में मनोज जी आपका ब्रॉड आउटलुक क्या है? काफी फोकस में रहा है पूरा ही पैक, बट यहाँ से फिलहाल जब तक क्यूज कुछ चाइना से नहीं मिल रहे हैं तब तक कैसा ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या व्यू है स्पेशली कॉपर जैसे बेस मेटल पर? मेटल्स में भी यहाँ पे ये वीक थोड़ा सुस्ती रहना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में रिकवरी देखने को मिली थी, साथ ही सप्ताह के दरमियान ये न्यूज भी निकल कर आई कि यूएस जो है वो कुछ इंडस्ट्रियल मेटल्स पर टैरिफ जो है वो 50% से घटाकर 25% कर सकता है। उसके बाद हमने एक पैनिक यहाँ पे ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स में देखा है, जिसका
ब्रॉडली जो असर है वो कॉपर की कीमतों पर ज्यादा पड़ता हुआ नजर आया है। तो हमारा मानना है कि कॉपर की कीमतें 1120 के जो अपने अगले सपोर्ट्स लेवल है भारतीय बाजारों में, और इंटरनेशनल मार्केट में लगभग जो 12,400 का जो एलएमई पे सपोर्ट है वो फिर एक बार टेस्ट कर सकता है। तो वर्तमान लेवल से वो 30 से 40 रुपए की गिरावट यहाँ पे कॉपर की कीमतों में देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे जिंक में भी हमारा मानना है कि 315 316 के स्तर जिंक भी टेस्ट कर सकता है। ओके, चलिए, तो ये रही आपके लिए सलाह पूरे ही बेस मेटल पैक पर। एग्री बाजार की तरफ रुख करेंगे। और मनोज जी, एक राय आपकी पहले तो टर्मरिक पर, स्पाइसेस के पैक को ओवरऑल कैसे देखते हैं, और खासतौर से टर्मरिक जहां पर बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में बने हुए हैं। स्पाइस पैक में हमारा मानना है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है ये साल का लार्जली जो है यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अभी क्रॉप के अराइवल के जो सीजन से वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके चलते हमने थोड़ा प्रेशर कीमतों में बनते हुए देखा है। हमारा मानना है कि कोरिएंडर का जो अप्रैल वायदा अगर 10,000 से 9,700 की रेंज में मिलता है तो फिर वहां पे इसमें बाइंग जो है वो इनिशिएट की जा सकती है। ओवरऑल ये साल जो है स्पाइस के लिए बेहतर रहेगा। कोरिएंडर फिर यहाँ पे वर्ष के दरमियान 13,000 तक के जो स्तर है वो दिखा सकता है। वही अगर हम जीरा की बात करें तो यहाँ भी जो 21,800 से 21,400 का जो दायरा रहेगा मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो एक बाइंग रेंज रहेगी। तो थोड़े और डिप का वेट करना चाहिए। ऊपर में फिर से एक बार कीमतें ये वर्ष में 25,000 के स्तर जो है वो टेस्ट कर सकती है। टर्मरिक में हम देख रहे हैं कि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, लेकिन 14,400 इसका एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो 14,400 के आसपास अगर कीमतें आती है तो वहां पे भी बाइंग जो है वो इनिशिएट की जा सकती है। ऊपर में हमारा मानना है कि 16,600 तक के स्तर टर्मरिक भी फिर एक बार अप्रैल मई तक दिखा सकता है। तो ओवरऑल स्पाइस पैक में लंबी अवधि का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नजर आता है। डिप्स में बाई की सलाह है। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए टर्मरिक पर। और एक बार क्विकली ग्वार पैक पर और ले लेते हैं। राकेश, आपका व्यू क्या है ग्वार पर? ग्वार के ऊपर मैडम, ग्वार सीड अगर आप देखोगे तो ओवरऑल थोड़ा बहुत नेगेटिव ही लग रहा है। इसमें नीचे में एक अच्छा खासा सपोर्ट होल्ड कर रहा है 5,360 का। अगर वो ब्रेक करता है तो 5,270 लगता है। ये थोड़ा सेल एंड राइज ही है। ऊपर में 5,452 का स्टॉप लॉस आ रहा है जो रेजिस्टेंस है। अगर थोड़ा भी ऊपर मिलता है तो इसे सेल करना चाहिए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए ग्वार पैक पर। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। मनोज जी और राकेश, आप दोनों का शुक्रिया अपनी ट्रेडिंग व्यूज बताने के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए मनीषा गुप्ता के साथ हमारी खास पेशकश बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार। बॉन्ड्स प्रेजेंट्स बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, स्वागत है आपका बॉन्ड स्ट्रीट में। और हमारे साथ स्टूडियो में विशाल गोयनका, को फाउंडर इंडिया बॉन्ड्स, अब जुड़ चुके हैं। विशाल, बहुत शुक्रिया साथ आने के लिए। एंड क्लियरली पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि बॉन्ड्स में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। चाहे वो नीति आयोग है, बजट है, सेबी है, एक्सचेंज हेड्स है, सभी इसकी बात कर रहे हैं। नहीं, हमारा समय और टाइमिंग बहुत ही अच्छा रहा है। हमने 2 महीने पहले हमने ये शुरुआत की कि हर आदमी के पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम होना ज़रूरी है, क्योंकि इक्विटी से ज़्यादा रिटर्न मिला नहीं है 1.5 सालों में। पिछले महीने हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर में क्या हो रहा है। और ये सौभाग्य है कि नीति आयोग, जो टॉप मोस्ट पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन कंट्री की बोलते हैं उसे, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, उन्होंने 126 पेज का रिपोर्ट लिखा है कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में। सेबी का प्रयास है और फाइनेंस मिनिस्टर ने भी मेंशन किया, तो समय सही है बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का। ऑलराइट, 007 बॉन्ड, हम वो मजाक भी करते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन सवाल ले लेते हैं और हमारे पास काफ़ी सारे हैं। आशा है हम ये सारे कवर कर पाएंगे, लेकिन मैं इसको रीड आउट करती हूँ विशाल। जो पहला सवाल है वो ये है कि हम यूजुअली सुनते हैं कि बॉन्ड सेफ है, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या रिस्क हैं यहाँ पर जो ध्यान में रखने चाहिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए, खाली गवर्नमेंट बॉन्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू होता है उसको हम रिस्क फ्री कहते हैं। तो आप ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदें तो वो एकदम सेफ है। हर चीज़ के लिए थोड़ा बहुत रिस्क है। अगर आप 7 या 8%, 9 या 10 कमाना चाहते हैं तो उनमें रिस्क है। 2 या 3 चीज़ की रिस्क के बारे में बात करना चाहता हूं कि एक, आप किस प्लेटफॉर्म पे खरीद रहे हैं। तो मेक श्योर कि वो सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, कुछ गड़बड़ हो तो सेबी आपके साथ खड़ा है। दूसरा, सिर्फ लिस्टेड बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करें, बिकॉज वो एक्सचेंज पर लिस्टेड है, उनके बारे में जानकारी ज़्यादा है, हर कंपनी रिपोर्ट करती है उनके बारे में। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। 12, 14, 16% के जो आकर्षक इंटरेस्ट रेट लगता है आपको, उस पर ना जाएं। खाली BBB माइनस रिस्कीएस्ट पार्ट ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है,
उससे अपना पोर्टफोलियो ना भरें। बॉन्ड इन्वेस्टमेंट भी आप डाइवर्सिफाई करिए, पर अगर आपको दिखता है कि कोई बॉन्ड 14 या 16 दे रहा है तो शायद वो रिटेल के लिए ना हो। ऑलराइट, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। एक और सवाल है जो हम ले लेते हैं, वो ये है कि इन्होंने कहा है कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स में रोजाना के हिसाब से इन्वॉल्व नहीं है, तो एक सिंपलेस्ट तरीका क्या है बॉन्ड्स इवैल्यूएट करने का? बहुत ही अच्छा उम्दा सवाल है ये, और काफ़ी लोगों को यही होता है कि भाई हम दिनचर्या में दिन के काम में लगे हुए हैं, हमारे पास समय नहीं है। पर या तो उनका पैसा सेविंग्स अकाउंट में 3 या 4% कमा रहा है, या उनका पैसा एफडी में है 6 या 7% कमा रहा है। तो शुरुआत का नजरिया यह है कि आप छोटा से शुरुआत करिए। आमदनी अगर आपको 1 लाख रुपए करनी है तो आप 10,000 से शुरुआत करें, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, या आपको अगर ज्यादा अमाउंट करना है तो आप 5 बॉन्ड ले लें, एक ट्रिपल ए ले लें, एक डबल ए ले लें, एक सिंगल ए ले लें। सीखिए तो सही होता क्या है। तो छोटे से शुरुआत करिए और सेफ डबल ए ट्रिपल ए से शुरुआत करिए। ऑलराइट, ये एक और सवाल है जहां पर उन्होंने देखा है कि अब तक मेरा फोकस इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स में है। आई एम अज्यूमिंग विशाल ये सभी के साथ वो है कि लोग इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स भी ले रहे हैं। कैसे अब इस स्टेज पे मैं शुरुआत करूं यहां पर बॉन्ड्स एज एन एसेट क्लास में निवेश करने के लिए? तो पहले तो मुबारक हो, क्योंकि अगर आपने 4 साल सोचा है 4 साल आप इक्विटी में इन्वेस्टेड हो तो आपने पैसे भी कमाए हैं। और यही भारतवर्ष में हो रहा है कि पिछले 15 से 16 महीने से इक्विटी ने इतने रिटर्न्स दे नहीं हैं, तो लोगों ने कहा कि हमने पैसे कमाए हैं, अभी मैं चाहता हूं कि 20 से 25% अगर आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है तो 25 रुपए आप बॉन्ड में डालिए। Okay. और बहुत ही सिंपल है, 5 मिनट में आप ऐप पे केवाईसी करके कोई भी ऐप पे आप बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं, बट 25% आपका पोर्टफोलियो बॉन्ड में होना चाहिए। विशाल, कुछ तो ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन जो हमारा अगला सवाल है ये वेल्थ प्लानिंग करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या बॉन्ड सेंस क्रिएट करते हैं अगर प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स लॉन्गर टर्म के लिए क्रिएट करने हो? नहीं, बिल्कुल करते हैं। देखिए, इक्विटी मार्केट हम बोलते हैं कि 10 to 12% रिटर्न सालाना मिलता है हमें। अगर आप 10% का 11% का बॉन्ड खरीदते हैं और अगर आप हर साल 5 साल करेंगे तो आपकी रिटर्न्स 45 to 50% होगी। तो वेल्थ प्रेजर्वेशन के अलावा वेल्थ क्रिएशन दोनों एक साथ होता है कि आपको जोखिम थोड़ा कम है। ये फाइनेंस 1-on-1 है कि इसमें वॉलेटिलिटी कम है, इसमें डिफॉल्ट के चांसेस कम हैं, तो बिल्कुल आप इससे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। हम आपको एक्चुअली इंकरेज करते हैं कि आप हमें सभी तरीके के सवाल यहाँ पर पूछें, क्योंकि विशाल यहाँ पर हैं और हम सब सवाल यहाँ पर लेंगे। और जो अगला सवाल है विशाल यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, ये जानना चाहते हैं कि क्या बॉन्ड और फिक्स्ड डिपॉजिट सेम है? नहीं, सेम तो नहीं है। फिक्स्ड डिपॉजिट और बॉन्ड फिक्स्ड इनकम के स्कूल के हैं, दोनों सेम ही स्कूल के हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट आप बैंक में डालते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में यह है कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट शायद कम मिलता है। आप चाहे ना चाहें कि आप जो पैसा बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट डालते हैं वो ही शायद बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इन दोनों की सिमिलैरिटी ये है कि आपको ये रेगुलर इनकम देते हैं, प्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज देते हैं, पर ये सेम नहीं है। आप बॉन्ड में 1 साल, 2 साल, 5 साल का कर सकते हो। एफडी खाली बैंक्स या कुछ एनबीएफसीज का होता है। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद सकते हो जो कंपनी द्वारा है। आप मैच्योरिटी चेंज कर सकते हो और आप बेच भी सकते हो। लिस्टेड बॉन्ड्स आर लिक्विड, आप बेच सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको, आप 3 से 4% ज्यादा कमा सकते हैं। हम एनकरेज करते हैं अपने व्यूअर्स को हमारे से सवाल पूछने के लिए, क्योंकि विशाल इन हाउस है यहाँ पर। और विशाल, अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है। बॉन्ड्स क्या सिर्फ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए हैं या फिर रिटेल भी इसमें जा सकता है? बिल्कुल ही नहीं। 3 साल पहले बॉन्ड 10 लाख रुपए का हुआ करता था, तो ये प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए था। थैंक्स टू सेबी अब ये बॉन्ड 10,000 रुपए में कोई खरीद सकता है, और पब्लिक इश्यू बॉन्ड का आप 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट देखिए ऐसी जर्नी है जो आप चाहे 1,000 से करें या 1 करोड़ से करें, वो आपको सीखना है। पर ये अभी आम आदमी के लिए है, सबके लिए है। 10,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं और 7 से 12% आप कमा सकते हैं। विशाल, मुझे याद है रिसेंटली सेबी चीफ ने यह कहा कि लोग बिटकॉइन के बारे में ज्यादा जानते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के बारे में कम जानते हैं। आपका नाम नहीं लिया उसके साथ। पर यह स्थिति है बाजार में, जिस तरह के सवाल आ रहे हैं काफी क्लियरली बताता है कि लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस की यहाँ पर अब भी जरूरत है। लेकिन इसी के साथ अगला सवाल भी लेते हैं कि क्या जो रिटर्न्स गारंटीड हैं जो बॉन्ड्स में आते हैं, या ये वेरी करते हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम? बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। गारंटीड कुछ नहीं होता है बॉन्ड में। गारंटीड, और जहां आप गारंटीड रिटर्न्स पढ़ें वो चीज शायद वो उसको 4 बार पढ़ें। गारंटीड कुछ नहीं है, खाली मैंने जैसे कहा गवर्नमेंट बॉन्ड सेफेस्ट है। कुछ बॉन्ड्स गारंटीड हो सकते हैं, जैसे स्टेट गारंटीड बॉन्ड्स होते हैं। कि क्या उसका मायना क्या है कि जैसे केरला हुआ या आंध्र प्रदेश हुआ, कोई भी स्टेट हुआ, वो एक प्रोजेक्ट बना रहा है और स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि मैं गारंटी करता हूं उसको, तो वो गारंटी
मायने रखता है, पर मोस्टली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में सिक्योर्ड होता है और गारंटी नहीं होती है। तो आप ऐसा ना सोचें कि 100% सेफ है, खाली गवर्नमेंट बॉन्ड्स 100% सेफ है। थोड़ा रिस्क है, पर इक्विटी और बाकी चीज़ों के अलावा बहुत बहुत ज़्यादा कम रिस्क है। हमारा अगला सवाल एक्चुअली सेम लाइंस पर है, लेकिन थोड़ा सा अलग पूछा गया है, इसलिए मैं विशाल आपसे पूछ लेती हूँ कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रिस्क ज्यादा होता है क्या कंपेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स? बिल्कुल, देखिए आप आज कोई भी चीज को लीजिए, अगर आप कोई फैसिलिटी यूज करते हैं, बोलते हैं ये तो गवर्नमेंट का है, तो आपको सिक्योर लगता है कि बहुत ही बेटर है, या ये कंपनी चला रही है तो उसका रिस्क ज्यादा है। तो सिमिलरली गवर्नमेंट बॉन्ड 7% 7% देते हैं, AAA कॉर्पोरेट बॉन्ड्स 8% देते हैं, AA 9 से 9.5% है, और सिंगल ए 10 से ज्यादा देते हैं। तो हर दर पे इंटरेस्ट रेट आप ज्यादा कमा सकते हैं, पर थोड़ा रिस्क आप ज्यादा ले रहे हैं। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है जो हमारे पास आया है। ये जानना चाहते हैं कि मैं पेरेंट्स के लिए स्टेडी इनकम ऑप्शन देख रहा हूं, बॉन्ड्स रिलायबल रहेंगे क्या? देखिए, हर एज और उम्र के लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जरूरी है जी। तो आज कई बार मैं सुनता हूं कि मैं तो 25 साल या 30 साल का हूं, कोई लोग कहते हैं नहीं मैं नहीं हूं, पर लोग कहते हैं कि मैं रिस्क ले सकता हूं। पर जब आप पेरेंट्स के लिए सोचते हैं, उनकी उम्र 55, 60, 70 कुछ भी हो सकती है, तो रिस्क एबिलिटी कम हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि आप कोई चीज में इन्वेस्ट करें, आपका प्रिंसिपल थोड़ा सा प्रिजर्व्ड रहे और रेगुलर इनकम आता रहे उनके खर्चे पाने के लिए। तो पेरेंट्स के लिए बहुत ही आवश्यक है कि एटलीस्ट 60% आपका पोर्टफोलियो फिक्स इनकम में इन्वेस्ट होना चाहिए, पर आप सिंगल ए से नीचे नहीं जाना चाहिए, AA तक सीमित रखें, 9% कमा सकते हैं, पर डेफिनेटली बॉन्ड्स बहुत ही उम्दा ऑप्शन है। अगला सवाल आ चुका है, वो लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर बॉन्ड में देखें और कौन सा बॉन्ड्स हमारे लिए बेहतर है, ये कैसे जानें? देखिए, हर चीज होता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 2 साल का पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई 3 साल का करना है, कोई कहता है मुझे घर खरीदना है 5 साल में, कोई कहता है देखिए मैंने इक्विटी में किया है, थोड़ा सा बॉन्ड में करना है। तो जरूरत क्यों है वो आपको ही पता है, पर एक ऑल्टरनेटिव इनकम की, एक पैसिव इनकम की जरूरत सबको रहती है। अगर आप बिजनेस में है, बिजनेस ऊपर नीचे होगा पर आपकी इनकम आ रही है। अगर आप जॉब में है, ना चाहते हुए कभी जॉब लॉस भी होता है तो बहुत मुश्किलें पड़ती हैं, पर अगर आप एक रेगुलर इनकम क्रिएट करते हैं साथ में तो उसका बहुत फायदा है। तो मेरे ख्याल से आप 2 या 3 साल में इन्वेस्ट करें, डाइवर्सिफाई करिए बॉन्ड पोर्टफोलियो। अगर 5 लाख रुपए हैं तो 5 बॉन्ड 1-1 लाख के खरीदें। एक फाइनल सवाल और ये मेरी तरफ से है विशाल, क्या बॉन्ड सबके लिए हैं? बिल्कुल। किसी ने मुझे कहा कि हम 140 करोड़ जनता है और 140 करोड़ बॉन्ड इन्वेस्टर है, क्योंकि घर में बच्चा पैदा हो तो हम क्या करते हैं, फिक्स डिपॉजिट रख लेते हैं, वो फिक्स इनकम है, वो बॉन्ड है। आप और मैं इंश्योरेंस और पेंशन में करते हैं, इंश्योरेंस और पेंशन वाले एक्चुअली बॉन्ड खरीदते हैं। तो बॉन्ड एक्चुअली सबके लिए है, चाहे वो बच्चा हो या वृद्धावस्था में हो। ऑल राइट, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और ये मार्केट अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं, प्रपोज नॉर्म्स हैं, और जैसे विशाल कह रहे हैं सबके लिए बॉन्ड्स हैं। और उन सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए बहुत शुक्रिया विशाल। फिर से लौटेंगे अगले हफ्ते, अगले महीने और भी सवालों के साथ, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया। थैंक यू। CNBC Awaaz and India Bonds presents Bond Street.